नमस्कार। 12वीं कक्षा राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु नीति निर्देशक तत्व के अध्ययन की शुरुआत की थी, जिसमें हमने यह समझने का प्रयास किया था कि नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए, समाज के लिए और समाज के लोगों के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। और साथ में हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि नीति निर्देशक तत्व को अध्ययन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। उन 4 भागों में से आज की कक्षा में हम जो पहला भाग है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व के प्रथम भाग को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह प्रथम भाग समाज के लोगों और समाज के लिए आर्थिक आधार पर क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, जिसका प्रथम भाग है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा के जो निर्देशक तत्व हैं, इसमें यह बताया गया है कि समाज के और समाज के अंदर रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा क्यों आवश्यक है। जिसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 39, पुरुष व स्त्री के लिए जीविका का साधन। जीविका का साधन से तात्पर्य है कि अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी ऐसा रोजगार जिससे धन की प्राप्ति हो और अपनी आजीविका की पूर्ति हो सके, अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, ऐसे रोजगार के साधन को जीविका का साधन कहते हैं, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है। दूसरा है कि भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन यानी हमारे जीवन में जितनी भी जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जो हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक है, जैसे अनाज है, ठीक है ना, कपड़े हैं, रहने के लिए घर हैं, नौकरी हैं, जितने भी भौतिक संसाधन हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जो हम अपने घरों में दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो वो सारी जो वस्तुएं हैं वो भी भौतिक संसाधन हैं। इन भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, वितरण, जिससे तात्पर्य है कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं उन सभी का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का होना चाहिए और पूरे समाज में उसका समान वितरण होना चाहिए, यानी सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए सामूहिक हित को इसमें आधार माना गया है। अगर हम सरल शब्दों में समझे तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि भौतिक संसाधन के ऊपर पूरे समाज का अधिकार है और पूरे समाज को उसका लाभ मिलना चाहिए, यानी इसमें सामूहिक हित को महत्वपूर्ण माना गया है। नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद 39 में तीसरा बिंदु है कि संपत्ति व उत्पादन, यानी जो संपत्ति है, धन है, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी है, उस संपत्ति और संपत्ति के उत्पादन के जो साधन हैं, ठीक है ना, जैसे फैक्ट्रियां हैं या अन्य व्यवसायिक केंद्र हैं, तो जो उत्पादन के साधन है उनका केंद्रीयकरण ना हो। या कहने का मतलब है कि ना किसी एक संपन्न वर्ग का या किसी पूंजीपति वर्ग का उसके ऊपर अधिकार ना हो, बल्कि उनके साथ काम करने वाले सभी मजदूरों का, काम करने वाले सभी श्रमिकों का भी उसमें योगदान है, इसलिए उनका भी अधिकार होना चाहिए। यानी यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि संपत्ति व उत्पादन के ऊपर समाज के लोगों का भी अधिकार होना चाहिए ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। स्त्री पुरुष के लिए यहाँ पे कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि स्त्री है या पुरुष है, दोनों को समान कार्य मिले, यह सरकार को, ये शासन को इसके बारे में सोचना चाहिए और साथ में समान कार्य के साथ में स्त्री पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और स्त्री पुरुष दोनों के स्वास्थ्य
के अधिकार होने चाहिए, चाहे पुरुष है या स्त्री है, दोनों को अपने स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए और साथ में सरकार के द्वारा दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी योजना और व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है। पांचवा है राज्य यानी शासन। राज्य का मतलब है शासन। बच्चों के लिए स्वस्थ विकास की योजना बनाएं, बच्चों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान करें, ठीक है ना, और उन बच्चों को समाज के अंदर सम्मान मिले, किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ना हो, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता मिले, ठीक है ना। इस प्रकार की परिस्थितियां सरकार के द्वारा यानी राज्य के द्वारा समाज के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और साथ में बच्चों को शोषण से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, यानी समाज के अंदर बच्चों के साथ में ऐसा कोई कार्य ना हो कि उनका शोषण हो सके। इसलिए इस एक प्रकार से यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया है कि राज्य यानी शासन के द्वारा ऐसी समस्त योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे कि बच्चों का विकास हो, उन्हें अपने विकास के लिए अवसर प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो और शोषण से मुक्ति प्राप्त हो। आगे हम देखेंगे, हमारा बिंदु है जिसमें अनुच्छेद 41 के अंदर क्या बातें बताई गई है। तो अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि राज्य यानी शासन प्रत्येक व्यक्ति यानी समाज का जो व्यक्ति है उसको रोजगार, शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि जब तक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं होगा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी और रोजगार के लिए उसे शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें जो हैं व्यक्ति को समाज में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था राज्य यानी शासन को करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में बेकारी यानी कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, बेकार है, उसके पास में आजीविका का कोई संसाधन नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था करना। वृद्धावस्था के समय सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जिससे कि वृद्धावस्था में लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो, जैसे कि पेंशन प्राप्त हो। बीमारी के समय सरकार के द्वारा ऐसी योजना हो कि सरकारी योजना के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके और समाज के अंदर एक प्रकार से स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। और साथ में ये सारी सहायता जो है राज्य को अपनी योजनाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो ये इसमें अनुच्छेद 41 में समझाया गया है। अनुच्छेद 42 में यहाँ पे क्या बातें बताई हैं कि राज्य यानी शासन के द्वारा उचित दशाओं, यहाँ पे दशाओं का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना, ठीक है ना, और उन परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रबंधन करेगा, योजना बनाएगा, ठीक है ना। और उसके माध्यम से स्त्री को प्रसूता अवस्था में यानी जब स्त्री बच्चे को जन्म देने की अवस्था में होती है यानी एक प्रकार से प्रसूता अवस्था में होती है तो उसको किसी भी प्रकार से कार्य न करे यानी उसे एक प्रकार से कार्य मुक्ति प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था राज्य के द्वारा होनी चाहिए ताकि महिला को उसमें राहत मिल सके, ठीक है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 के अंदर राज्य यानी शासन के द्वारा क्या व्यवस्था है। अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि कानून, आर्थिक संगठन व अन्य संस्थाओं के माध्यम से राज्य जो है व्यवस्था करेगा, यानी राज्य अपने शासन में ऐसे कानून का निर्माण करेगा, साथ में आर्थिक संगठनों यानी जो पूंजीपति वर्ग है उनसे सहायता प्राप्त करेगा और अन्य जो संस्था हैं, समाज सेवी संस्था हैं, उनसे सहायता प्राप्त करेगा और इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा या योजना का निर्माण करेगा जिससे कृषि और उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक का मतलब है मजदूर, ठीक है ना, इन लोगों को उचित वेतन मिल सके ताकि इनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सके और साथ में इनका जीवन स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ सके और सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी इनका हो सके। ये बिंदु इस अनुच्छेद 43 में बताया गया है। यानी यहाँ पे सरल शब्दों में समझे तो राज्य के द्वारा श्रमिकों के लिए इस प्रकार की योजना का निर्माण करना जिससे कि इन श्रमिकों को
चाहे वो कृषि का कार्य कर रहा है या उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रहा है या किसी अन्य क्षेत्र में मजदूरी का कार्य कर रहा है, इन मजदूरों को समय पर वेतन मिल सके और पर्याप्त वेतन मिल सके, जिससे कि ये अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इनका जीवन स्तर धीरे धीरे सुधर सके और इनकी सामाजिक और इनका सांस्कृतिक विकास हो सके। तभी हमारा समाज एक स्वस्थ समाज, शिक्षित समाज और आर्थिक रूप से संपन्न या व्यवस्थित समाज कहलाएगा। तो ये इसमें अनुच्छेद 43 में समझाया गया है। हमारा अंतिम बिंदु है जिसमें हम देखेंगे 42वां संशोधन। जब हमारे देश में 42वां संशोधन हुआ था तो उसमें नीति निर्देशक तत्व में कुछ बिंदु जोड़े गए। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व में 2 तत्व जोड़े गए थे, ठीक है ना। ये हमारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है जो नीति निर्देशक तत्व का पहला भाग है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तत्व के अंदर 2 तत्व जोड़े गए थे, यानी 2 बातें जोड़ी गई थी 42वां संशोधन के अनुसार, जिसमें पहली बात है कि कमजोर वर्ग यानी समाज का कमजोर वर्ग, यहाँ पे कमजोर वर्ग से तात्पर्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर और साथ में ऐसा वर्ग जो शिक्षित नहीं है, ठीक है ना, तो उसको समाज में कमजोर वर्ग माना गया है। और है ना, उस कमजोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो। जब भी इस वर्ग की ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जीवन में कि वह एक प्रकार से न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी सहायता जो है उसे सरकार के द्वारा निःशुल्क प्राप्त हो, ये बात इसमें कही गई है। और दूसरा इसमें जो तत्व है कि औद्योगिक संस्थाओं, जो औद्योगिक संस्था हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखानों के मालिक हैं, या ये कह सकते हैं कि ना ये सरकारी औद्योगिक संस्था है या निजी औद्योगिक संस्था है, तो उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था, यानी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं और साथ में मजदूरों के कर्मचारियों के काम करने से उन औद्योगिक संस्थाओं को लाभ मिल रहा है, मुनाफा प्राप्त हो रहा है, तो उस मुनाफे पर, उस लाभ पर इन कर्मचारियों का भी हिस्सा होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। यानी एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की भागीदारी हो, उनको भी उसका लाभ मिल सके। तो ये इसमें 2 तत्व हैं जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व में जोड़े गए हैं। तो ये था हमारा आज का बिंदु, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व का पहला भाग है। इसके आगे के जो भाग हैं उसके बारे में हम आगे के कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।